नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। यूसीसी समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा की रिपोर्ट सौंपी है। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। ड्राफ्ट मिलने के बाद अब सरकार कैबिनेट में मंजूरी देगी। माना जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है। अब कैसे होंगे यूसीसी के प्रावधान, उस पर भी यदि बात करें तो देहरादून में यूसीसी कार्यालय पिछले 3 दिनों से प्रतिदिन 15 घंटे से अधिक काम कर रहा है। समिति के सदस्य दिन रात रिपोर्ट तैयार करने में सक्रिय थे। मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल होने का अनुमान है, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के लागू होने के बाद बहुविवाह पर रोक लग जाएगी और लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा और ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को जानकारी प्रदान करनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में एक पॉइंट और रखा गया है कि पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाएगा। बच्चों की संख्या पर सीमा निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा सकते हैं। पूरा मसौदा महिला केंद्रित प्रावधानों पर हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि आदिवासियों का एक जिक्र किया है और जिक्र करते हुए कहा गया है कि आदिवासियों को यूसीसी से छूट मिलने की संभावना है। 2022 में सरकार द्वारा लिए गए फैसले में कई मुख्य बिंदुओं पर देखिए बात की गई थी। कमेटी ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है और इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी और इसी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। रिपोर्ट को तैयार करने में इतना वक्त इसलिए भी लगा क्योंकि कमेटी ने प्रदेश के लाखों लोगों की राय ली है और इसे 6 फरवरी को विधानसभा के पटल पर पेश किया जाएगा। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा भी करेंगे। तो समान नागरिक संहिता के इस ड्राफ्ट में करीब 400 से ज्यादा सेक्शन की अनुशंसा की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा तवज्जो महिलाओं के समान अधिकार को लेकर दी गई है। समान नागरिक संहिता का प्रभावी अर्थ शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना है। 21वें विधि आयोग ने कहा था कि इसके लिए देश भर में संस्कृति और धर्म के अलग अलग पहलुओं पर गौर करने की जरूरत होगी। कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 143 बैठकें की हैं और प्रदेश के करीब 2,31,000 लोगों से राय भी ली है। इससे पहले गोवा में लागू कानून संपूर्ण रूप से यूसीसी नहीं होकर पारिवारिक मुद्दे पर बनाया गया कानून बताया जाता है, यानी उसको यूसीसी नहीं कहा जा सकता लेकिन उसको पारिवारिक कानून के रूप में वहां पर इंप्लीमेंट किया है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में कानून लागू होने के बाद असम और उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर कानून लागू किया जा सकता है। इस बड़े फैसले पर देखिए विपक्ष लेकिन हमलावर है। विपक्ष को लगता है कि यह सिर्फ बीजेपी का चुनावी एजेंडा है, क्योंकि 10 सालों से केंद्र में यूसीसी को लेकर बातें होती रही लेकिन एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया और अब उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में इसे लागू कर चुनावी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाए हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना दिया है। अब सवाल यह है कि एक तरफ यूसीसी में जिन बिंदुओं को शामिल कर एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है, तो दूसरी तरफ इसे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या तैयारी होगी? शादी, तलाक, बच्चों की कस्टडी और इद्दत जैसी परंपराओं पर क्या बदलाव आएंगे? जनता मांगे जवाब पर इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने
इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गए हैं। इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई, 2 उप समितियां बनाई जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी, माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजातीय समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ। 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है। और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें। आज यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी समय रहते हुए कल तक उसे सभी पक्ष और सत्ता के विधायकों तक पहुंचवा देंगे और विपक्षी दलों को भी उसको पहुंचवाएंगे, पत्रकार और बुद्धिजीवी तक उसको पहुंचाएंगे, ताकि प्रदेश में इस महत्वपूर्ण बिल पर सार्थक बहस हो सके। वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, ये राज्य से इसका लेना देना नहीं। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ और बगल में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ तो ऐसे मसौदे का कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ हमारी कुछ चिंताएं हैं। हम जानना चाहते थे इस ड्राफ्ट में SC, ST, OBC, हमारे माइनॉरिटी, हमारे जो थारू, बुक्सा जनजाति के लोग हैं, हमारे जो जौनसार के लोग हैं, भूटिया जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों में इसका कितना अतिक्रमण हो रहा है। अगर ये राज्य हित में, राष्ट्र हित में हुआ और किसी के अधिकारों का हनन इसमें नहीं है तो निश्चित ही कांग्रेस समर्थन करेगी राज्य हित में, राष्ट्र हित में। और अगर संविधान की धाराओं में दिए गए जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनका अतिक्रमण इसमें होता है तो निश्चित ही इसमें हम विरोध भी करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर यूसीसी का आगाज तो हो गया है और ये बात सच है कि काफी समय से इस पर बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी। एक कहते हैं ना, सैकड़ों की संख्या में बैठकें होती हैं, लाखों लोगों की राय मशवरा होता है, उसके बाद एक कमेटी होती है जो इसको पूरा एक ड्राफ्ट बनाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। देखिए, ये कैबिनेट में जाना है और कैबिनेट के बाद 6 तारीख को ये संभावित है कि एक विधेयक बनकर ये पेश हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है। विपक्ष को भी जैसा सुना, उन्हें ये लगता है कहीं ना कहीं कि यदि किसी के अधिकारों का हनन नहीं है और सभी वर्गों को विशेष रूप से इसमें रखा गया है, उनका ध्यान रखा गया है, तो इसका वेलकम है। लेकिन कहीं ना कहीं एक संभावना जो जताई गई, जो बयानों से लगता है भले ही खुलकर ना कहा हो, कि बार बार ले दे के बात आ जाती है कि 10 सालों से चल रहा था तो आज क्यों नहीं किया। कहीं ना कहीं इस मामले में क्या ये चुनावी एजेंडा है, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि जब भी कोई इस तरह के मुद्दे आते हैं, इस तरह की बात आती है, भले ही सुनने में उसके पॉइंट बहुत अच्छे हों, सुनकर वाकई लगता है कि एक अच्छे विकास की बात हो रही है, एक अच्छे डेवलपमेंट की बात हो रही है, उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी गौर करने वाली बात होगी कि इसको इंप्लीमेंट कराएंगे तो बाकी जगह से ये कैसे होगा, एक जगह से करने से क्या सफल हो पाएंगे, जैसा कि एक डिमांड आई है कि बाकी स्टेट्स का क्या। तो निश्चित तौर पर सवाल इसमें कई हैं, उसके जवाब मिलेंगे। कई मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुर्तजा मौसवी हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए परमिंदर कौर हमारे साथ जुड़ी हैं। परमिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लॉ एक्सपर्ट हैं ट्विंकल माहेश्वरी, ट्विंकल जी आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोखर हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रदीप जी, यूसीसी सुन के जिन प्रावधानों को रखा गया है, जिन पॉइंट्स को रखा गया है, और लगातार इस पर जो एक बातचीत का दौर चल रहा था, एक कमेटी बनाई गई है और सब कमेटी भी इसमें बनी, कुल मिलाकर एक जो पूरा ड्राफ्ट था वो तैयार हो गया। मुख्य रूप से इसमें आप देखिए, चाहे
बच्चों की बात हो, तलाक की बात हो, शिक्षा की बात हो, आकस्मिक निधन की बात हो, इद्दत की बात हो, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात हो, एक ओवरऑल फोकस जो किया गया कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उसमें केंद्रित हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट जो मुझे लगा, हालांकि जब इस पर डिस्कशन सारी चीज़ें होंगी, इंप्लीमेंट हो जाएगा तभी कहना होगा, लेकिन जो पॉइंट्स जो प्रावधान मैंने पढ़े उनमें आदिवासियों को काफ़ी कुछ इसमें एक कहते हैं कि उनको थोड़ा सा इन सारी चीज़ों में एक रियायत की बात है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, विपक्ष ये भी एक डिमांड है विपक्ष की कि समान वर्गों को लेकर आप उनको कितनी चीज़ें दे रहे हैं। कुल मिलाकर जिन बातों को लाया गया है, जिन प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि लाखों लोगों की राय ली गई है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपत्ति आनी चाहिए सिवाय विपक्ष के। निश्चित तौर पे देखिए, क्या है कि चूंकि चुनावी सीजन है, आम चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष जिस जोश के साथ इंडी गठबंधन बना करके शुरुआत की थी, जितनी बढ़िया मार्केटिंग हुई थी, या क्यों कहें कि जितनी अच्छी तैयारी हुई थी, वो तैयारी फलीभूत होती दिख नहीं रही है। तो अंततः लोकतंत्र में विपक्ष जो है सरकार के नए कामों या उनके पुराने कामों या वर्तमान में चल रही व्यवस्था को ही केंद्र रख करके कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करता है या कुछ न कुछ नो नक्श निकालता रहता है, उसमें कुछ न कुछ क्वेश्चन होते रहते हैं। यूजुअली पिछली सरकार या उसके बाद की सरकार या मान लीजिए हमारी 98 से लेकर 2004 तक की सरकार है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, मोटी मोटी बातें होती, कमोवेश ये राज्य में कह लें या केंद्र में कह लें, तो इसी प्रकार से चलता है। अब चूंकि देखिए क्या है, ये ड्राफ्ट इतना अच्छा आया है कि बहुत सारे लोगों के मुंह बंद हो गए। अगर आप अनुमति दें तो थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारे देश में, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है और एक प्रश्न ये होता है कि भाई आदिवासियों को छूट क्यों दी गई, ये तो पूरे इसके कॉन्सेप्ट से ही एक्सेप्शन दे दिया गया। तो इतना बड़ा देश, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, और ये भी लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। जब कोवैक्सीन के टीके का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सभी देशवासियों को लगा दी गई, और वो तो चलिए पेंडेमिक था तो सभी लोग सहयोगकारी रवैये पे थे और सभी अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट ही कर रहे थे। लेकिन अगर इस देश में बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं, अब मैं कल कहीं पे चर्चा चल रही थी, बजट की बात आ रही थी, तो वहां पे किसानों की बात आई, तो मैंने एक चीज डिस्कवर की कि 20 योजनाएं तो केवल फर्स्ट पेज पे सर्च में आती हैं, किसी भी सर्च इंजन पे अगर आप सर्च करें तो किसानों से संबंधित योजनाएं हैं। अब अगर उनको उसका 50% भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसका लाभ हुआ, तो विपक्ष तो उसकी बात कभी करेगा नहीं। विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो सरकार के अच्छे काम है जो कि उनको भी लाभ दे रहे हैं, उसका भी विरोध करे। तो ये जो ड्राफ्ट आया है, निश्चित तौर पे कोई विवेकशील व्यक्ति, कोई विवेकशील मानव इसका विरोध करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन चूंकि हम लोकतंत्र में और खास करके भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष के पास कुछ भी मुद्दा ना हो फिर भी मुद्दा बना लिया जाता है, तो ये तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब 3 तलाक बैन हुआ था, उसके बाद कहा जा रहा था कि भाई क्या क्या हो गया, विपक्ष क्या क्या इधर उधर हो गया, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार आई। तो अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन बहनों ने वोट दिया, बाहर चाहे वो कुछ भी कहती हूँ, उन्होंने जाकर वोट दिया, तदोपरांत योगी जी की सरकार आई, उसके बाद कानून व्यवस्था की बात आती है। उसी प्रकार से हमारे देश का लोकतंत्र बहुत परिपक्व लोकतंत्र, सबसे बड़ा परिपक्व लोकतंत्र है। आप चाहे विकासशील और विकसित देशों की भले आप कितना भी विभाजन कर लें, लेकिन भारतीय लोकतंत्र कुछ मामलों में बड़ा क्लियर कट उसका कॉन्सेप्ट है। राज्य की विधानसभा में चुनाव होता है तो वही मतदाता हमारे विरोध में भी कहीं कहीं चला जाता है, लेकिन जब आम चुनाव की बात आती है तो सब अपने विवेक से अपना मत देते हैं। पिछले 2 चुनाव इसके उदाहरण है। अब मैं अगर आधी आबादी मातृशक्ति को मानता हूं इस बात पे, तो मैं आपसे बड़े ही भरोसे के साथ ये कह सकता हूं कि इसको इम्प्लीमेंट कराने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप देखिए क्लियर कट बातें हैं, आप तरह तरह की बातें हो जाती हैं, कितने साल आजादी को हो गए, इस जनसंख्या के इस जाति का इतना भाग तो अभी एकदम अधूरा रह गया है। प्रदीप जी ये बात ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि इम्प्लीमेंट कराने में परेशानी नहीं आएगी, मैंने भी इसको कहा था कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा, लेकिन क्या होता है, क्या विपक्ष को छोड़ के और लोग आवाज नहीं उठाएंगे? चलिए मान लिया कि बहुत अच्छा है वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन विपक्ष का ये मानना होता है कि इस तरह के मामलों पर कभी हम लोगों की कोई राय नहीं ली जाती है, हमसे कभी बात नहीं की जा सकती, हमारे पॉइंट्स को रखा नहीं जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि इस कमेटी में उनको भी बुला लेते हैं, लेकिन क्योंकि यदि 143 बैठकें हुई हैं, अनुमान जो मेरे पास आंकड़े हैं, और करीब लाखों लोगों के तादाद में राय लाखों लोगों से इसको लेकर की गई हैं, तो मुझे लगता है जब लाखों लोगों की राय है तो थोड़ा सा एक तवज्जो दी जा सकती है ना। देखिए, सबसे बड़ा विपक्ष का प्लेटफॉर्म कहाँ है? लोकसभा है, जहाँ पे विपक्ष बैठती है, मसलों पे चर्चा होती है। वहां विपक्ष का रवैया कैसा रहता है?
किस प्रकार का रहता है। बीते 10 वर्षों में देश की जनता ने देखा है कि विपक्ष का रवैया किस प्रकार का रहता है। आप चैनलों पे बाहर आप आवाज उठाते हैं कि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सारी आवाजें उठती हैं और ये होना भी चाहिए, लेकिन जब मूल सदन में आता है तब वो सारा विवेक पता नहीं कहाँ आपका विवेक शून्य हो जाता है कि आप उन मुद्दों पे जब भी चर्चा होती है, चर्चा जब होनी चाहिए तब आप उस पर पीछे हट जाते हैं। तो सदन की कार्रवाई मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा, विपक्षी दल के मित्र अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अदालत जो जनता की अदालत है वो तो अंधी नहीं है ना इस देश की। 135 करोड़ लोग वो तो देख रहे हैं ना। तो विपक्ष का जो रवैया है उस रवैये को देखते हुए सरकार जो काम कर रही है वो सत्य है और ये विकास की राजनीति हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है और मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्र प्रथम है और उसको लेकर के कुछ भी कड़े फैसले लेने हो तो मोदी जी कभी चूकते नहीं। ठीक है, उसी का ये उदाहरण है। चलिए मुर्तजा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है मैम? हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले तो ड्राफ्ट जो है आज तक हमारे पास आया नहीं है, तो मैंने ड्राफ्ट देखा नहीं है, इसलिए मैं ड्राफ्ट के बारे में तो नहीं बताऊंगा। ये जरूर कहूंगा कि रंजना प्रकाश देसाई जस्टिस ने जो कमीशन 20 महीने के लिए चलाई है, ये 20 महीने में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक मर्तबा भी क्या अपोजिशन को, कांग्रेस को इनवाइट किया गया है इसमें? नहीं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। इसमें 82.97% जो है हिंदूज है और जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है वो 13.95% है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी 0.37% है, सिख माइनॉरिटी जो है 2.34% है। क्या इन सबसे भी कंसल्ट किया है कि नहीं, ये भी तो बात होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये किस उसमें लेके आ रहे हैं ये तो पता नहीं। ये महसूस जरूर हो रहा है कि ये इलेक्शन के पेश नजर, इलेक्शन के मद्देनजर ये काम हो रहा है। और आप देखिए आर्टिकल 25 का क्या होगा ये जब लागू होगा, आर्टिकल 29 का क्या होगा जब ये लागू होगा, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए और हुकूमत को जवाब देना होगा। खास तौर पे मैं एक चीज ये बताता हूँ आपको कि ये जो प्रोविजन है ये 2 स्टेट के लिए, खास तौर पे नागालैंड और मिजोरम, ये जो है स्पेशल स्टेटस दिए हुए हैं इंडिया में। आप ये बताइए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ये स्टेट से निकल करके पूरे इंडिया में लागू होगा? और अगर पूरे इंडिया में लागू होगा तो मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या नागालैंड और मिजोरम में भी लागू होगा जहाँ का स्टेटहुड जो है गारंटेड है, उसे कोई कंट्रडिक्शन तो नहीं होगा? इसका मुझे जानना जरूरी चाहूंगा। बिल्कुल, और इसका जवाब बहुत बेहतर आपको प्रदीप जी देंगे क्योंकि पूरी जो प्रॉपर प्रोसेस हुई है वो उसका जवाब मैं उनसे लूंगी। लेकिन मुझे एक छोटा सा सवाल आपसे मुर्तजा जी, ठीक है ड्राफ्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन जिन पॉइंट्स को रखा गया है, जिन पर फोकस किया गया है, जिस तरह से इंप्लीमेंट कराने की बात अभी प्रदीप जी कर रहे थे, उस पर तो बात रख सकते हैं क्योंकि प्रदीप जी को लगता है कि विपक्ष के अलावा, जैसे कि आपको आपत्ति हुई, विपक्ष के अलावा किसी और की आपत्ति कभी आएगी नहीं क्योंकि बहुत अच्छा ड्राफ्ट है और जिन बिंदुओं को रखा गया है वो अच्छा है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ड्राफ्ट अगर सही हो, देखिए पोजीशन अपोजिशन ये तो चलता रहेगा, कभी सत्ता में वो है, कभी सत्ता में हम आएंगे, मगर कानून जो बना रहे हैं आप ये जरूर सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रेम्बल को हमारे जो है डिस्टर्ब ना करते हुए अगर कोई कानून बनता है तो कांग्रेस जो है उसका स्वागत करेगी। और जनता के हित में अगर बनता है कि ऐसा ना हो कि कानून जो है ऐसे बनाए जा रहे हैं कि इम्प्लीमेंट ही ना हो, और खास तौर पे आर्टिकल्स को छेड़छाड़ अगर हो, जैसे आर्टिकल 25 का मैंने जिक्र किया, आर्टिकल 29 का मैंने कुछ पॉइंट्स रखे थे क्योंकि आपको ड्राफ्ट नहीं पता है, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगी। प्रदीप जी एक मिनट राखी जी 5 सेकंड में कुछ संदेश देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आपके चैनल के जो मित्र हमें सबको जोड़ने का काम करते हैं, तो मैंने व्हाट्सएप पे जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो भेज दिया है, तो मेरी विनती है कि आदरणीय कांग्रेस के मित्र को वो ड्राफ्ट उन तक भिजवा दे ताकि इनको कम से कम तुरंत का तुरंत पता लग जाए और इस तरह की सावधानियां जो दुर्घटनाएं होती है वो आगे होने से बच जाए। कांग्रेस वैसे ही बड़ी विषम परिस्थितियों को झेल रही है। चलिए, और
लोगों तक भिजवा दें। ठीक है, प्रदीप जी ने एक ड्राफ्ट भेजा है हमारी टीम के पास और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस ड्राफ्ट को प्लीज मुर्तजा जी के पास फॉरवर्ड कर दीजिए उनके व्हाट्सएप पे, ताकि वो पढ़ लें। लेकिन थोड़ा सा वक्त हो जाएगा क्योंकि ये चर्चा हमारी लाइव चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है एक ब्रेक भी लूंगी। लेकिन बहुत संक्षेप में आपको मुर्तजा जी मैं बता देती हूं अपनी तरफ से कि लगभग इस मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल होने का अनुमान है। दूसरी चीज ये लक्ष्य है पारंपरिक रीति रिवाजों से उत्पन्न करने वाली विसंगतियों को खत्म करना। मेन पॉइंट्स हैं, बहु विवाह पर रोक लगेगी, लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल तय की जा सकती है, लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उन्हें माता पिता को जानकारी देनी होगी, पुलिस के पास उनकी पूरी डिटेल्स होंगी। इसके साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा। ठीक है, बच्चों की संख्या पर जो एक जनसंख्या नियंत्रण के प्रावधान पेश किए जाएंगे। आदिवासियों को यूसीसी से छूट मिलने की संभावना है। इसके साथ ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको व्हाट्सएप किए होंगे और आपको स्वदेश न्यूज ने आपके व्हाट्सएप पे पहुंचाया है, आप देखिए। परमिंदर जी, जो एक ड्राफ्ट आया है, जिन बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी इसे किस तरह से लेती है? मैं बहुत छोटे से सवाल लूंगी क्योंकि जो समय है वो अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है और कई सारे मेहमान बचे हैं, तो मैं चाहूंगी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातों को फटाफट रखते जाएंगे। परमिंदर जी। जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि यूसीसी जो है भारत के चुनावी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इसे धर्म के आईने से देखा जाता है। ये बहुत ही संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन जरूरी है ये समझना कि क्या सरकार की नियत और नीति क्या दोनों में सामंजस्य है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने एक धर्म परिवर्तन का परमिंदर जी, आवाज चली गई आपकी। हेलो, हाँ बोलिए। जी, जो धर्म परिवर्तन कानून लाया गया है उसमें विभिन्न समुदायों के बीच में विवाह का उसको नहीं सही माना जा रहा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा जा रहा है कि सभी कॉमन रहेंगे जो बेसिक सिविल लॉज हैं। तो क्या इन दोनों कानूनों में सरकार सामंजस्य कैसे लाएगी? और जहां तक रही बात, तो मुझे ऐसा लगता है सरकार की नीयत, मुझे लगता है ये ज्यादा चुनावी प्रपंच है, वोटों के साधने की कवायद है, ये पोलराइजेशन की बात भी है। क्योंकि अगर लोकतंत्र को सशक्त करना होता तो बीते विगत दिनों में अगर आप देखें, जैसे भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, अगर चंडीगढ़ के मेयर का ही चुनाव ले ले, कैसे 36 वोट गिनने में सरकार ने जब धांधली की है, जो सरकार लोकतंत्र जिसकी पिलर्स पे लोकतंत्र खड़ा है, ईवीएम पे मसले हैं, ये वोटर लिस्ट के मसले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है एक सरकार की जो विश्वसनीयता है, सही तरह से लोकतंत्र को बहाल करने की जो उसकी नीयत है, उस पे ही सवाल है। तो सरकार जितने भी ये सब चीजें ला रही है, ये तो उनके चुनावी घोषणाएं थी और 2 पूरी कर ली है, तीसरी पूरी करने की कवायद है। क्या इससे वाकई वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और समावेशी कानून की बात कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी डाउटफुल है, क्योंकि काफी और एक चुनी हुई सरकारों को, जैसे सरकार लोकतंत्र से, अब झारखंड का मामला देख ले, एक सीएम को जेल में डाल दिया, राज्यपाल बुलाते नहीं है सरकार बनाने के लिए जो जिनको नॉमिनेट किया गया है, तो कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, ये देखने की बात है। तो मतलब आपको लगता है ये सिर्फ चुनावी एजेंडे के रूप में शामिल है, कोई इसका इंप्लीमेंट होना नहीं है, सिर्फ अभी की ये बातें, आप ये कहना चाह रहे हैं? इंप्लीमेंट कर सकती है सरकार, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर एक होता है ना कि रजामंदी से सभी को साथ में लेकर विपक्ष को, यह एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना कर रही है सरकार, विपक्षहीन लोकतंत्र। जहां भी विपक्षी सरकार है उनको हटा रही है, तो कहीं भी विपक्ष को साथ में लेकर कोई भी काम ये सरकार नहीं कर रही। ठीक है, चलिए ट्विंकल जी, क्योंकि लॉ एक्सपर्ट हैं, जिन मुद्दों को शामिल किया गया है, जिस तरह से इसको इंप्लीमेंट कराने की बात की जा रही है, मुझे लगता है बहुत बेहतर प्रतिक्रिया आप ही इस पर दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो कि यूसीसी किस लिए बन रहा है, आर्टिकल 44 जो हमारा संविधान का है, वो भी यही बात करता है। डीपीएसपी में हमारे लिखा गया है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और आई थिंक अगर गवर्नमेंट प्रोसेस कर रही है इस चीज को, तो ये बहुत ही सराहनीय बात है, बिकॉज इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस इन द कंट्री। क्योंकि जहाँ पे जैसे कि पहले कोई बोल रहा था कि हमारे प्रियम्बल को हम डिफीट करेंगे अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, तो पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रियम्बल खुद बोलता है कि हम सेक्युलर है, राइट? सेक्युलर मतलब हम सारे
रिलीजन को एक समान देखते हैं। वी आर नॉट लुकिंग डाउन ऑन एनी रिलीजन, हम सारे रिलीजन्स को एक समान एक स्तर पे लाके उनकी सराहनीय करते हैं, हम उनको प्रोग्रेस में कराते हैं। इससे ना आर्टिकल 25 को इंटरफेयर होने वाला है, ना आर्टिकल 29 में इंटरफेयर होने वाला है। डेफिनेटली जब ये बनाया गया है, आई थिंक बहुत सारे लोगों के राय ली गई है इस चीज पे, बहुत सारे कम्युनिटीज को बिठाया गया है, जैसे कि मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो उसमें भी दिया गया था कि काफी सारे कमिटीज और इवन आदिवासीज एंड ट्राइबल कम्युनिटीज को ध्यान में रख के इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। सो उनकी भी सलाह और सारी चीजें ली गई है। ऑफ कोर्स एक मेन चीज ये है कि अगर हम उत्तराखंड में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेसिक ये आपका धर्म नहीं चेंज करेगा, बेसिकली है कि आपके जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं रिलीजन को लेके, जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, जिसकी आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जरूरी होती है, या सक्सेशन हो गया आपकी आगे प्रोसेस में कि आपकी लैंड या आपकी प्रॉपर्टी किधर जाएगी। सो इन सारी चीजों को लेके एक यूनिफॉर्म लॉ बनता है। वो ये नहीं बोलता है कि आप किस तरीके से आप शादी करें या किस तरीके से डिवोर्स करें। इट इज ओनली कि अगर आप डिवोर्स कर रहे हैं, अगर आप शादी कर रहे हैं, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए जो जरूरी होना चाहिए। सिमिलरली सक्सेशन के लिए भी, कि जैसे कि हम गोवा में ऑलरेडी देखते हैं कि थोड़ा परछाई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की गोवा में जो पहले से है। पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्स इंडिया में पहली बार हम यूसीसी का स्मरण देख रहे हैं कि उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बना है जहां पे एक्चुअली एक ड्राफ्ट भी मिला है हमको। दैट इन इटसेल्फ इज कमेंडेबल, क्योंकि अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो अभी तक ऐसा यूनानिमस डिसीजन नहीं आ पाया है कि हम लोग शायद यूसीसी को ला पाए एक प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज हमारे यहाँ रिलीजनल पॉलिटिक्स एक्चुअली एंड रिलीजनल डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। तो इस वजह से वी हैव नॉट रीच्ड अ यूनानिमस डिसीजन कि हम लोग उसको एक प्लेटफॉर्म पे ला पाए। लेकिन उत्तराखंड अगर ये ला पाया है विथ मेजॉरिटी कंसेंसस, ये अपने में एक सराहनीय चीज है। दूसरी बात, अगर हम यूसीसी को इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, उत्तराखंड में अगर यूनानिमस डिसीजंस के साथ ये आया है तो इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। लेकिन अगर हम पूरी कंट्री की बात करें, वी स्टिल हैव टू सी कि अगर पूरी कंट्री में इस चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो क्या क्या रिएक्शंस रहेंगे जनता के, और क्या रिएक्शंस रहेंगे बाकी रिलीजनल पार्टीज के जो इस पर्टिकुलर मुद्दे पे बात करते हैं, तो उनका क्या धारणा रहेगी। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसके तरफ काम करता ही है। जैसे कि कोई भी घटना होती है एक पर्टिकुलर रिलीजन में, उसको एक बेसलाइन की तरफ लाने के लिए, जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे लूं तो जैसे कि ट्रिपल तलाक वाला केस आया था, तो ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए और उसको एक प्रोसेस में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। सिमिलरली अगर हम अगर हम सती की बात करें तो तब भी हमने देखा था कि ऑफ कोर्स उसको अबॉलिश किया गया था। पहले बाइगमी अलाउड थी हिंदू रिलीजन में, दो शादियां अलाउड थी हिंदू रिलीजन में, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ कोर्स उसको भी बैन किया। तो हम टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट has given various judgments which are progressive in nature, जो सारे कम्युनिटीज को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, एक स्तर पे लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो उससे एटलीस्ट जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं वो जो कि रिलीजन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है अगर हम सक्सेशन की बात करें हिंदू लॉ में और अगर हम सक्सेशन की बात करें मुस्लिम लॉ में, बहुत फर्क है। क्योंकि एक तरफ हम बोलते हैं कि आप अपनी जितनी प्रॉपर्टी चाहे विल में आप दे सकते हैं, दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि आप सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी अपनी विल में दे सकते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी आपके बच्चों को मिलेगी। तो अगर हमें यूनानिमस डिसीजन लाना है तो हमको आई थिंक जैसे कि बाकी लोगों ने भी बोला, हमें बाकी सारे रिलीजनल ग्रुप्स को भी बैठा के उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या एक यूनानिमस स्टेज हो सकता है जहां पे हम कंसेंसस से एक यूनिफॉर्म लॉ ला सकते हैं, वरना अदरवाइज बहुत रिलीजनल क्योस बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से इस चीज को एक डिफाइन करने की जरूरत थी। मुर्तजा जी ने सुना होगा, मुझे लगता है तो और उनको क्लियर हो गया होगा ट्विंकल जी के इस पूरी बात के बाद में कि आखिर एक्चुअल है क्या और किस दिशा में जा रहे हैं। खैर, अरविंद खोखर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है एक पत्रकार होने के नाते ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि क्या वाकई ये चुनावी एजेंडा है जैसे कि विपक्ष कह रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जो ड्राफ्ट बना है, जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है और जिस दिशा में
इसको आगे ले जाने की एक प्रयास किया जा रहा है और उसकी बात कहते हैं ना कि अगला टारगेट जो है वह असम और उत्तर प्रदेश को ले रहे हैं। तो देखिए यहां से यदि चीजें होती हैं तो अगला असम और उत्तर प्रदेश वो तब आएगा, उसके लिए बहुत सारे वर्कआउट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे लाखों लोगों की राय ली गई है, कमेटी बनी थी जो लगातार काम कर रही थी, सैकड़ों की संख्या में बैठकें हुई थी, तब ये एक पूरा ड्राफ्ट आया है। तो निश्चित तौर पर एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जिन बातों को शामिल किया गया है अरविंद जी, बच्चों की कस्टडी की बात हो, तलाक का मुद्दा हो, शादी का मुद्दा हो, इद्दत जैसी परंपराओं को जो लगा, क्या उसमें बड़े बदलाव हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल। जो सवाल है वो बेहद सटीक सवाल है, लेकिन देखिए इस पूरे मसले के 3 दृष्टिकोण से हम इसको देख सकते हैं। एक राजनीतिक दृष्टिकोण, एक तकनीकी या कानूनी दृष्टिकोण, तीसरा सामाजिक परिवेश के हिसाब से। देखिए जो इसका राजनीतिक जो दृष्टिकोण है, जो राजनीतिक इसके जो फायदे मायने हैं या राजनीतिक इसका जो पूरा एक वो दायरा है, उसका आप अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं कि बीजेपी इस समय जो उसका जो आत्मविश्वास है 7वें आसमान से भी ऊपर है। और उसका एक उदाहरण अभी अभी हमारे जो पैनल पे 2 सम्मानित सदस्य हैं उनसे पता लगी, जो ड्राफ्ट अभी कैबिनेट की संपत्ति है उस ड्राफ्ट को हमारे सम्मानित सदस्य व्हाट्सएप पे दूसरे एक प्रवक्ता को फॉरवर्ड कर रहे हैं और दूसरे प्रवक्ता साहब उस संबंध में अभी अपनी राय क्या देंगे मैं नहीं जानता। और एक हमारे जो आपकी जो प्रवक्ता है वो खुद कह रही है कि जो एक किसी राजनीतिक पार्टी ने 3 बड़े मुद्दे थे उन्हें 2 मुद्दे पूरे करके तीसरा करने जा रही है। तो अभी देखिए विपक्ष तो बिल्कुल अब इसके सामने राजनीतिक रूप से ठहर ही नहीं पा रहा। एक इसका राजनीतिक पहलू ये भी है कि बीजेपी और जो दूसरे जो उसके जो संगठन है जो इनसे जुड़े हुए हैं, पहले लव जिहाद का एक मुद्दा रहा है, उसके बाद एक आया लैंड जिहाद। जो लैंड जिहाद है सबसे ज्यादा उत्तराखंड में हुआ है कि जहां जिसको देवभूमि कहा जाता है। देखिए उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जो प्रक्रिया है उसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक बहुत लंबी सोच है। देखिए लैंड जिहाद जो है जिसके बार बार कहा जाता है कि वो आधिकारिक रूप से माना जाए ना माना जाए, देवभूमि में लैंड जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पूरे देश में धीरे धीरे घर करता जा रहा है कि जहाँ पे कभी कोई दूसरी धर्म के रहे नहीं वहां उनकी उनके नाम पे कब्जाए जा रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी ने उनको लगातार सख्त कदम उठा करके अपनी इमेज भी अलग बनाई है। तो ये तो रहेगा राजनीतिक पहलू। और अगर तकनीकी, देखिए तकनीकी रूप से मैं आपको बताऊं, ये कभी केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले एक कानून लागू किया था जिसको कहा था 1 देश 1 कानून, जीएसटी जिसको कहा था। देखिए जीएसटी देश की लगभग 8% आबादी पे असर करता है, वो अब तक ठीक तरह से लागू नहीं हो पाएगा। इतना कॉम्प्लिकेशन है, हर महीने हर साल उसकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। तो जो यूसीसी भले भी एक राज्य की बात हो, लेकिन जो अंतिम इसका इसके जो परिणाम है पूरे देश पे लागू होना है। तो जो देश की लगभग 130 करोड़ आबादी पे जो लागू होगा वो कैसे संभव है कि इतनी जल्दी से आसानी से लागू हो पाएगा? तो तकनीकी रूप से ही संभव अभी नहीं है, हालांकि राजनीतिक रूप से संभव है। तो तीसरा इसका जो पहलू है वो सामाजिक परिवेश। देखिए सामाजिक परिवेश, भारत का सामाजिक परिवेश जिसको कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो इतना विविध है और इतना अलग अलग है कि उसको एक कानून के जरिए ला पाना इतने जल्दी से वो संभव नहीं लगता। देखिए आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो जिसको काऊ बेल्ट कहा जाता है, यहाँ पे जो माँ बेटी मामा भांजा का जो मामा और जो भांजी का जो रिश्ता है एक बेटे की और बाप और बेटे की तरह माना जाता है। लेकिन हमारे ही देश में हिंदुओं में ही जो मतलब कि माना जाता है मतलब कि मामा और भांजे की शादी होती है, तो वो हमारे नॉर्थ इंडिया में संभव ही नहीं है ऐसा संभव हो जाए, तो वो भी इसके अंदर दायरे के अंदर लाना होगा। देखिए ये जो रिवाज है, देखिए राजनीतिक रूप से बीजेपी हमेशा एक बड़ा टारगेट लेके चलती है, राजनीति में परसेप्शन बनाती है। जब कश्मीर की बात थी एक देश एक विधान माना गया, बीजेपी ने उसको पूरा कर दिया। विपक्ष के सामने हताश हुआ बीजेपी, विपक्ष इसकी कोई काट ही नहीं ढूंढ पाया। दूसरी बात अब आज जो आ रहा है, जो हमारे जो मुर्तजा जी हैं कांग्रेस के, जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, वो अब देखिए फंसेगी कहां बात इसमें कांग्रेस में या किसी भी पक्ष के सामने। बीजेपी ये कहेगी हम पूरे देश में एक देश एक कानून लेके आना चाहते हैं, उसके तकनीकी पहलू पे अभी राजनीति में नहीं जाएगा कोई भी। अब कांग्रेस के सामने या किसी भी पक्ष के सामने मुश्किल ये होगी कि इसको एक देश एक कानून के सामने का जो परसेप्शन खड़ा किया जाएगा कि भाई जो जितने भी धर्म है वो एक देश में एक कानून क्यों नहीं मानते हैं, जबकि जो मैंने अभी आपको बताया सामाजिक परिवेश हमारा कितना अलग है। तकनीक रूप से जीएसटी का उदाहरण देकर के मैंने आपको बताया, और राजनीतिक रूप से देखिए विपक्ष हताश है ही। जहां तक ड्राफ्ट की बात है, देखिए 3 मुद्दे इसमें बेसिक जिनका जो यूसीसी का जो आधार है वो 3 मुद्दे हैं। जो समान जो उम्र होनी चाहिए सभी धर्मों में शादी की, मतलब शादी में जो प्रवेश करने की एक जो दाम्पत्य जीवन में वो शुरुआत करने का कानून एक होना चाहिए, दाम्पत्य जीवन से निकलने का कानून एक होना चाहिए, और जो महिलाएं हैं उनके साथ जो अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो कानून होते हैं, हिंदू कोड बिल के अकॉर्डिंग लो, मुस्लिम लो हो, पारसी लो हो, उनके लो अलग अलग उनके साथ उनका एक व्यवहार है। इन 4 बिंदुओं के आधार पर यूसीसी का एक जिसको मोटा लबल हुआ भी कह सकती है वो एक होना चाहिए। जैसे शादी की उम्र हिंदू कोड बिल में अलग है, मुस्लिम लॉ में अलग है, तो इस यूसीसी के तहत उत्तराखंड में जो आने चाह रहा है
उसके अंदर भी लगभग ये 4 मुद्दे ही लगभग उसके अंदर आने जा रहे हैं। एक बिल का मुद्दा आ रहा है जो ये तक इंडियन जो सक्सेशन एक्ट हिंदुओं पे लागू होता है वो भी करने जा रही है उत्तराखंड सरकार, क्योंकि कैबिनेट अभी अप्रूव करेगी इसको। उसके बाद जो स्पेशल सेशन जो बुलाया गया केवल इसी के लिए उसमें होगा। बाकी शादी की उम्र एक इसमें होने जा रही है उत्तराखंड में। तलाक के जो क्राइटेरिया है जिसको कहते हैं आधार है वो एक होना जा रहा है। और जो भरण पोषण का जो अधिकार है और जो मुस्लिम महिलाओं के लिए गोद लेने का जो अधिकार है वो एक होने जा रहा है, जो मोटा मोटी ये है। लेकिन राजनीतिक रूप से बीजेपी इस समय विपक्ष पे बिल्कुल है, क्योंकि विपक्ष खुद ही हताश दिख रहा है। जो विपक्ष की एक पार्टी कह रही है कि 3 बड़े मुद्दे 2 पूरे कर चुके, तीसरे करने जा रही है। तो इससे बड़ा किसी एक सत्ताधारी को सर्टिफिकेट कोई नहीं मिल सकता। सत्ताधारी पार्टी के लिए एक जीत है जिसको मैं मानता हूँ। जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है उनके लिए ये बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि विपक्षी उन्हीं को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनके सामने हताश है। ठीक है, चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं मुर्तजा जी, 1 मिनट दीजिएगा, बस एक मिनट सर 1 मिनट, बस 1 मिनट। आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए, क्योंकि समय होता है, देखिए विषय ऐसा है कि सब लोग अपनी राय पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे, बेहतर होगा। बस 1 मिनट दीजिए आरपी श्रीवास्तव जी। यूसीसी का आगाज और देश भर से हिंदुस्तान कहते हैं ना कि आवाज उठेगी कि नहीं, वो तो धीरे धीरे यहीं से इस चर्चा से ही मुझे दिख रही है। लेकिन जिन पॉइंट्स को रखा गया है इसका इम्प्लीमेंट किस तरह से हो सकता है, कितना सफल होता हुआ इसको हम आने वाले समय में देखें। देखिए राकेश जी, हमारा जो पैनल है, हमें लगता है कि सारे लोगों ने सारे मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखा। हाँ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक यूसीसी का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े मुद्दे थे, उसमें एक ये भी था। पहला था जो है आपका ये धारा 370 हटाना, दूसरा जो है राम मंदिर, और तीसरा ये। हमें लगता है कि हो सकता है कि इस सरकार में जो वर्तमान दूसरे टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा मतलब यूनानिमसली नहीं ला पाई होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चूंकि संसद में उनका बहुमत होने के बाद भी इसको नहीं लाया गया। पहले इसको प्रयोग के तौर पर जो है हमें लगता है कि उत्तराखंड से शुरुआत हुई होगी। वहाँ की परिस्थितियाँ क्या, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या, बात अलग है। लेकिन क्या है कि यूसीसी एक सेंट्रल एक्ट के रूप में लागू होना चाहिए। भले इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी मशक्क़त करनी हो, लेकिन ये जो ड्राफ्ट आया है, हो सकता है कि एक उसकी बानगी हो और उस ड्राफ्ट के माध्यम से हो सकता है आगे का दिशा निर्देश हो। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि 2024 में चुनाव भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल खोखर जी ने सही कहा कि एक तरह से विपक्ष के सामने इस तरह की बात, ये इसके बचाव में कोई बात ही नहीं निकल पाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ पर भी कन्फ्रंटेशन होगा 2-3 जगहों पर होगा। एक तो मुस्लिम आबादी जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हो सकता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा जो है चुनौती आदिवासियों को लेकर के। अब ये ड्राफ्ट जो है, उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है जहाँ लगभग जो है 1.25 करोड़ की आबादी है, और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान का परसेप्शन बना पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हो सकता है अगले टेन्योर में आती है तो इसको जो है फलीभूत करने की कोशिश करेगी। अब मुख्य बात यह है कि जो आप बोल रही हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, पूरे इस सोसाइटी में जो अपना देश है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, तमाम चीज़ें हैं, इसमें बहुत बड़ी, और ये जो एक तरह से महिलाओं को लेकर के कानून की बात है, उनके अधिकारों की बात है, उनके संपत्ति के अधिकार, तमाम चीज़ों को, उनके वैवाहिक जो है एक उम्र निर्धारित करना, और ये सारी बातें हैं। तो हर समाज का अलग अलग रीति रिवाज है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जो शरीयत का कानून अलग है जिसके तहत शादी ब्याह होती है, और भी आदिवासियों की मान्यताएं अलग हैं। लेकिन अब इस सब को लेकर के हमें लगता है कि कोई भी सरकार हो और कोई भी दल हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पर जो है मिलजुल करके ही कोई सलाह बनानी चाहिए। दूसरी बात है, आती है जनता। अब पब्लिक का क्या परसेप्शन आता है, ये भी रिएक्शन देखना होगा। इस ड्राफ्ट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की राय ली गई है और बहुत सारी बैठकें हुई हैं और पूरी तैयारी के साथ ड्राफ्ट आया। अब ड्राफ्ट के बाद क्या स्थिति होगी, अभी वो पटल पर आएगा, वहाँ भी चर्चा होगी और कानून बनेगा। तो ये कानून सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर अमल पूरे देश में होना चाहिए, और इस पर जो है पूरी सबकी राय शुमारी होनी चाहिए। हमें लगता है कि ये कहना अभी जल्दबाजी है कि एक जगह एक स्टेट में लागू होगा तो पूरे देश में लागू हो जाएगा। हो सकता है कि धीरे धीरे, आपने अभी एक आशंका जाहिर किया कि उत्तर प्रदेश और असम में होगा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी आप देख लीजिए, कोई भी कानून लागू करने में कोई दिक्कत उनको नहीं आती है। तो इन सारी बातों को भी ध्यान में रखना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो कानून है सब पूरी तैयारी के साथ पूरे देश का और एक केंद्रीय कानून के रूप में आना चाहिए, ताकि सबको जो पूरे देश में समान अधिकार की बात होती है बिल्कुल होना चाहिए। एक देश एक कानून बिल्कुल होना चाहिए, एक ही देश में 10 कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं हैं जिनका भी परिपालन करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। मुर्तजा जी, हाँ बोलिए, पहले परमिंदर जी आऊंगी इसके बाद।
मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि देश में कानून तो सभी के लिए एक है, मगर जो कल्चरल वो है, आप एक चीज सोचिए, साउथ इंडिया में मामा भांजी की शादी होती है, तो उसमें आप कहाँ से लेकर आकर के इसमें कवर करेंगे बताइए। अच्छा, और एक चीज आप आगे बढ़ के देखिए, मराठों में, महाराष्ट्र में बिल्कुल एक अलग किस्म का कल्चर है उनका, बंगालियों का एक अपना कल्चर है, तो ये कहाँ से, गुजरातियों का एक अपना कल्चर है, ये सबको लेके आकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हो सकता है? पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी अगेन, कानून के ताल्लुक से मैं कानून के लिए कहूंगा, देश में कानून सभी के लिए एक है, मगर ये जो कल्चरल वो है, इसको आप कहाँ से एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे बताइए। जिस देश में इतने जबानें हैं, इतनी बोलियां हैं, आप 100 किलोमीटर पे आपकी बोली बदल जाती है, आप वहां पे लेके आकर के ये कानून जो है एक ही फॉर्मेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड करके पेश करें, कैसे होगा बताइए। अरे तो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो ड्राफ्ट आया है, अभी तो जाएगा, फिर होगा। एक शुरुआत की बात है, अभी तो सिर्फ उत्तराखंड से, अभी वो एक प्रोसेस में होंगी ये तमाम चीजें, उसके बाद कोशिश होगी कि क्या होगा। मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, ये शुरुआत अगर उत्तर प्रदेश से होती तो बहुत ज्यादा इनको तकलीफ हो जाती। ये तो 1.25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश से शुरू कर रहे हैं, ये अगर 23 करोड़ के प्रदेश से स्टार्ट करते तो आप लेकिन ये भी गौर कर लीजिए कि उन्होंने जो वादा किया था उसको भी लेके चल रहे हैं, दूसरा पक्ष भी तो है। देखिए, अरविंद जी ने स्पष्ट किया तो था, दूसरा पहलू भी है। बात पे कह रहा हूं मैं कि इलेक्शन करीब है, इसलिए ये सब हो रहा है। पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ, ये 4.5 साल में। ऐसा नहीं लगता आपको कि 370 की बात हो या राम मंदिर की बात हो, अब यूसीसी भी था, यदि उसकी भी बात चल ही पड़ी है, तो क्या आपको नहीं लगता इसका फायदा मिलेगा? इम्प्लीमेंट तो वो होता रहेगा जब होना है। नहीं, मगर मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि भाजपा घबराई हुई है, वो अभी भी अपनी जीत से आश्वस्त नहीं, चाहे जितने मर्जी नारे लगा ले। मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूं। गठबंधन के लोग तो इत्तेफाक ही रखेंगे सर। नहीं, आप देखिए, आप अभी बात काट ही नहीं सकते हैं परमिंदर जी की। देखिए, पहला गठबंधन का जो इलेक्शन हुआ, आने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि इलेक्शन सर पे है, बिल्कुल करीब है, ये चाहते हैं कि एक मुद्दे पे कम से कम जो है बुलाया जाए, ये होगा नहीं। उन्होंने देख लिया राम मंदिर के बाद जिस तरह की राम लहर की उन्होंने परिकल्पना की थी, वो उतना उनका कार्ड चल नहीं रहा, तो वो अलग अलग पत्ते खेल रहे हैं। देखिए, जिस तरह वो सरकारें उखाड़ रहे हैं, अगर वो आश्वस्त हो अपनी जीत से तो स्मूथली सब काम कर सकते थे, पर मुझे ऐसा लगता है आपका जो कल का किस्सा है ये नहीं होता, आप झारखंड का जो ईडी का वो है ये नहीं होता, ये सब चीजें जो है बीजेपी की बौखलाहट है। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है। वैसे गठबंधन में मैं इतनी चर्चाओं में रहती हूँ, हमेशा सुनती हूँ गठबंधन में बड़े मनमुटाव चल रहे हैं, एक मत नहीं है। यहाँ पे एक मत दिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लगता है वो एक मैं निकाल के इसको अलग से रखूंगी कि गठबंधन एक है। राखी जी, यहाँ 2 लोग आपको एक मत दिख रहे हैं, बाकी 4-5 लोग, आप लोग दूसरी तरफ भी तो एक मत हैं, ये भी तो देखिए। नहीं परमिंदर जी, ये बात आपकी गलत है, इसलिए क्योंकि मैंने या किसी ने भी ये नहीं बोला कि ये ड्राफ्ट बहुत अच्छा है या ये ड्राफ्ट बहुत अच्छा इंप्लीमेंट हो जाएगा या योगी जी या मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कहा है। पूरा डिबेट उठाइए, किसी ने भी नहीं कहा, सिर्फ पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन किया, आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जाती। ऐसे ज्वलंत मुद्दे जिसको विपक्ष को उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहे। चलिए, क्योंकि समय हो रहा है, कुछ कहना चाह रही थी ट्विंकल जी, आप भी अपनी बात जल्दी से रखिएगा, फिर प्रदीप जी का एक छोटा सा मुझे लगता है पॉइंट आ जाए बहुत जल्दी से। हाँ, मैं बस यही अगेन वो लॉ के बेसिस पे मैं बात करना चाह रही थी कि वो बोल रहे थे कि अगर मतलब जैसे हमारे साउथ इंडिया में मामा भांजे की शादी होती है और मुस्लिम्स में हम अलाउ करते हैं मामा भांजे में शादी, सिमिलरली अगर हम होती है, मगर साउथ इंडिया में होती है, साउथ इंडिया में भी होती है, लेकिन अभी जो हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूसीसी ये नहीं बताएगा कि आप किससे शादी कर सकते हैं या किससे शादी नहीं कर सकते हैं। बात वही है, यूसीसी बस सिविल कोड का भी मतलब क्या रहा? यूनिफॉर्म सिविल कोड यही बताएगा कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपको उसको रजिस्टर करना है इधर जाके, या आपको अगर डिवोर्स कर रहे हैं तो इसीलिए आपसे पूछा था सर, आपने ड्राफ्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने इसीलिए पूछा था सबसे पहले। दे दीजिएगा, इसमें भेजा था और बताया भी था। साउथ इंडिया में जो होता है हम इसको एक्सेप्ट। ठीक है प्रदीप जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा।
ये सारी तो चर्चाएं राजनीति की होती रहेंगी, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा ऊपर उठ के देखें, आज कम्युनिकेशन के साधन बहुत आगे निकल चुके हैं 25 साल पहले के बनस्पत। तो असल में जो देश की जनता है ना, जिसके लिए सरकारें काम करती हैं, चाहे वो पक्ष वाली राजनीतिक दल हो या विपक्ष वाली राजनीतिक दल हो, उनके भी शासन होते हैं राज्यों, भारत के राज्यों में। लेकिन एक चीज पे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए कि वेलफेयर स्टेट अगर जनता के वेलफेयर के लिए और लॉजिकली वो जनता उसको मान लेती है, तो निश्चित तौर पे उसी पे क्रम, उसी पे वोट आता है। ये स्वीकार कर लिया जाना चाहिए विपक्षी दलों द्वारा कि देखिए भाई, अगर आप जनता के हित की बात नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम विरोध मत करिए, नहीं तो टुकड़ा साफ हो जाएगा। मैं बीच में टोक नहीं पाया क्योंकि मैं उंगलियां उठा रहा था, पता लगा कि मैं स्क्रीन पे हुई नहीं, मेरी केवल फोटो चल रही थी। अच्छा। बीच में बहुत से ऐसे मुद्दे आए जिससे कि मैं कहना चाह रहा था, इसीलिए मैं भी आपको नहीं देख पाई। ठीक है, ठीक है। बहरहाल मैं ये आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी कुछ बात हुई कि अभी तो वो देखिए, अपने भाई साहब ने बोला कि वो तो अभी कैबिनेट की प्रॉपर्टी है, लेकिन शायद हो सकता है कि इससे खुल जाने से विपक्ष को कोई होमवर्क करने की और अच्छा समय मिल जाए जिससे वो होमवर्क करें और लॉजिकल विरोध करें, केवल विरोध करने के लिए विरोध ना करें। ठीक है, चलिए। देख के समझती रहेगी। मुर्तजा जी अभी भी संतुष्ट नहीं है, कुछ कह रहे हैं, लेकिन समय हो गया। मुझे लगता है और वक्त होता तो इस चर्चा में और अच्छा लगता। अरविंद जी वापस नहीं आ पाऊंगी, वक्त हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यूसीसी का आगाज, देश भर से उठेगी आवाज। बिल्कुल, देखिए यहीं से उठना शुरू हो गई है, लेकिन एक बात तो है, जिस मंशा के साथ अपने पॉइंट्स को लेकर, अपने वादों को लेकर आगे बढ़ रही है सरकार भी, मैं सीधे सरकार का ही नाम लूंगी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसको चुनावी एजेंडा करिए या कुछ भी, लेकिन जिन पॉइंट्स को रखा गया है उस पर वाकई में यदि काम होता है तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि कुछ गलत होगा, कि एक अच्छी मंशा के साथ की गई चीजें हमेशा सफल होती हैं। विपक्ष का काम सवाल उठाना है, वो उठाएंगे। अब देखते हैं जब ये कैबिनेट में पहुंचता है, जब ये कानून बनकर आता है, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना है और आगे जिन स्टेट्स के संभावित नाम है, क्या वहां तक ये गाड़ी जो है चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।